हाँ तो बेटा मैं क्या बता रहा था कि हाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच भी रिपल्सन होगा, जिसको मैं चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ न्यूक्लियस प्लस और यहाँ पर न्यूक्लियस प्लस के बीच में रिपल्सन हो रहा है। तो आप मुझे ये बात बता दो बेटा, आपने ऐसा क्यों नहीं पूछा? अच्छा, बीएससी वालों की खासियत है, बीएससी वालों को तो ये दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए था कि भाई अगर हम पास लाए तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शंस तो होगा, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन्स तो ज़्यादा होना चाहिए था, ज़्यादा होता होगा, लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर लिख देता बेटा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शंस हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब आप समझो जो बच्चे क्या बोलना चाह रहे थे। अब मैं जैसे दोनों एटम को पास लेके आया, मतलब इस कंडीशंस में लेके आया, तो दोनों एटम के बीच में अट्रैक्शन के साथ साथ कुछ रिपल्सन भी काम कर रहे हैं, और ये रिपल्सन ऐसा कहा जाता है कि इस पॉइंट पर जो रिपल्सन होता है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सन इस अट्रैक्शन फोर्स के कंपेयर में कम होता है। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस अट्रैक्शन या जो भी अट्रैक्शन यहां पर काम कर रहा है, ये अट्रैक्शन एक डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब इससे ज्यादा प्रभावी रूप से होता है, और इसी वजह से बेटा इसमें बॉन्ड बनता है या एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन नहीं होता, रिपल्सन कम होता है एज कंपेयर टू अट्रैक्शंस। क्यों होता है इसका डिस्कशंस भी आगे है, बट फिलहाल मैं और आपको समझाने वाला हूं। समझते हैं कुछ इस तरह से, देखो कैसे, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर दो न्यूक्लियस इस तरह से आ गए हैं तो ये आपस में कुछ इस तरह से होंगे, मतलब अगर रिपल्सन होगा तो पूरा कंप्लीटली क्लोज नहीं आए होंगे, मतलब ओवरलैप नहीं हुए होंगे, हो भी गए होंगे तो कोई अलग बात नहीं है। यहां पर देखो, जहां पर आप ध्यान से देखना कि रिपल्सन भी काम कर रहा है, अट्रैक्शंस भी काम कर रहा है, तो एक कंडीशंस ऐसे आएगा जहां पर एटम बहुत ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे। जैसे मैं आपस बना के रखा हूं, देखो पूरी एटम आपस में टच नहीं हुए हैं, लेकिन यहां पर ये बॉन्ड तो काम कर ही रहा होगा, अट्रैक्शंस काम कर रहा होगा, साथ ही साथ रिपल्सन काम कर रहा होगा। तो रिपल्सन होने की वजह से ये जो एटम है एक दूसरे के क्लोजली कांटेक्ट नहीं आए हैं, मतलब कांटेक्ट में नहीं है लेकिन पास में आ चुके हैं। अब मैं अगर बोलूं तो यहां से और एटम को पास लाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और बेटा जहां पर अगर मैं बोलूं कि इससे यहां से और अगर आप एटम को पास नहीं ले पाओगे तो उनके बीच का डिस्टेंस कम नहीं होगा। तो यहां पर बोल सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस, जिसको मैं डी लिख रहा हूं, ये डिस्टेंस अभी फिलहाल में मिनिमम है। तो इसको लिख सकता हूं बेटा ये मिनिमम डिस्टेंस है। मिनिमम डिस्टेंस बहुत लोगों को थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा, बट कॉलेज वाले जो होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इसमें रिपल्सन हो रहा होगा बेटा तो ज़्यादा पास नहीं आएंगे, और ज़्यादा पास नहीं आएंगे तो मतलब ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस में आ चुके होंगे, बिल्कुल मिनिमम डिस्टेंस मतलब कम से कम डिस्टेंस, इससे और ज़्यादा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। और यही डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, तो पहले मैं आपको बता के रखा था क्या कि किन्हीं दो एटम के बीच के न्यूक्लियस के डिस्टेंस को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, ऐसे मैं आपको बता के रखा था। बट यहां पर एक नया डेफिनेशन ये बन सकता है कि हमको पता है कि एटम एकदम बिल्कुल क्लोज नहीं आ सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस जरूर हुआ, बस कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होता ही होता है। तो जितना वो पास आ सकते हैं उस केस में दो एटम के बीच का जो भी डिस्टेंस आता होगा उसी डिस्टेंस को हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको ये बात समझ में आ गया होगा। डी को मैं यहां पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए शो करके रखा हूं। तो अब यहां पर दो पॉइंट ये हुआ, दो पॉइंट यहां पर हम लोग मेजर कर सकते हैं कि जब हम दो एटम को एक दूसरे के क्लोज लाते हैं तो इनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यही रीजन है कि दो एटम एक दूसरे के क्लोज आकर बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। आगे आपको मैं सिखाऊंगा कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बट फिलहाल के लिए यहीं तक आपने वाले हैं। तो चलो करते हैं कैसे, देखिए।
हाँ बेटा, क्वेश्चंस ये था कि वाई एटम फॉर्म बॉन्ड। तो इसका मतलब मैं क्या बता के रखा था बेटा, इसका मतलब मैं सिंपल बता के रखा था कि कोई भी एटम तभी बॉन्ड फॉर्म करते हैं ताकि वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लें। तो ये ऑक्टेट का क्या मतलब है और इस रूल को किसने दिया था, उसी रूल को हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज ऑक्टेव रूल, हिंदी में बोलो तो अष्टक का नियम। तो चलिए इसको लिखते हैं। मैं बताया था जैसे कि आपको मैं बस दे रहा हूं कि ऑक्टेव रूल होता क्या है। नहीं, ऑक्टेव रूल के अनुसार कोई भी एटम अपना बैलेंस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है, इसे हम ऑक्टेव रूल बोलते हैं। बट मैंने लिखवाया नहीं था तो यहां पर लिखवाने वाले हैं, तो हेडिंग डाल के रखो बेटा, दैट इज ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव रूल, और इस रूल को ऑक्टेव नहीं बोलते, चलिए इसको ऑक्टेट रूल भी बोल दिया जाता है। तो ऑक्टेट रूल लेते हैं, आपके बुक्स में ये मेंशंस नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन ना लेना। इसे हम बोलेंगे बेटा अष्टक का नियम, अष्टक नियम या अष्टक का नियम बोलते हैं। तो ये नियम आप ध्यान से सुन लो। जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं कि किसी भी एटम के वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, मैं क्या बोला, मैं ये बोला बेटा कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। 8 नहीं, मिनिमम बोलता हूं, एटलीस्ट कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। तो इस रूल का यही कहना था कि वे एटम जिनके आउटर मोस्ट सेल में या बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और यही रीजन है कि हर एटम अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है और कंप्लीट करने के लिए ही एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहां पर पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखना, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बेटा आपके नेटवर्क में इश्यूज हो सकता है, बट मेरे साइड से नेट की स्पीड तो अच्छी है, तो शायद अपना कनेक्शन चेक कर लो एक बार। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल भी बोलते हैं। तो मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं बेटा, बैलेंस सेल में एटलीस्ट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा कम से कम, एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट यहाँ पर थोड़ा सा कलरफुल हो गया मेरे बच्चों, देखो अलग अलग पेन से लिखा गया, इतना एडजस्ट कर लेना। इस नियम के अनुसार किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसको हम बोलते हैं ऑक्टेव रूल। अब अगर आप इसे कॉपी कर लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, आगे आपको और समझाने वाला हूं कि बार बार मैं जो आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल यूज कर रहा हूं तो वो होता क्या है, इसको डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हम आगे चलने वाले हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अगर पंकज अभी भी हैं तो बोलता हूं कि आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन तक जरूर रुकना, क्योंकि वो बहुत अच्छा ट्रिक्स है जो आपके काम आने वाले हैं। हाँ बेटा, ये हो गया। चलो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ बैलेंस सेल। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा बैलेंस सेल। इस बैलेंस सेल को हम लोग हिंदी में बोलेंगे संयोजी कोष। बट जो दूसरे स्कूल के बच्चे जो सीबीएसई हिंदी मीडियम का है वो देख लो बेटा, क्योंकि आपके में शायद ये चीज़ें बहुत हिंदी रहता है तो उसे हम संयोजी कोष बोलते हैं। तो आप इंग्लिश लिखोगे तो कन्फ्यूजन होने के चांसेस है, बट लिखना चाहिए आपको भी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं संयोजी कोष। अब जैसे संयोजी कोष किसको बोलते हैं समझते हैं पहले। तो बेटा आपको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालने सिखाया था कि किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं जो इलेक्ट्रॉन फिल करने बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर में, तो वो यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखो जैसे मैं पिछले क्लासेस के अंदर में अगर मैं कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और ये बात हमको पता है कि जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं। दैट मीन्स अगर मैं ये कहूं कि कार्बन का अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी 6 ही होने वाले हैं। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर लिख देता हूं बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 6, R6 लिखते हैं, R यहाँ पर 6।
अब इसका हम लोग कैसे बताने वाले होंगे, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो जैसे पिछले क्लासेस के अंदर में सीखे थे कि न्यूक्लियस इसके पहले ऑर्बिट में बड़ी मॉडल के अकॉर्डिंग मिनिमम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पर बनाऊँ तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना था, जिसमें मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर वाले ऑर्बिट में फिल कर दी है, अंदर वाले सेल पर फिल कर दी है, और बाकी मेरे पास कितने बचे होंगे, 4 बचे होंगे। इन 4 को मैं बाहर वाले सेल पर भर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि इस एटम के बाहर वाला सेल कौन सा है, आउटर वाला सेल कौन सा है, सबसे आउटर वाला, तो आप बताओगे ये वाला। तो किसी भी एटम का सबसे बाहर में जो भी ऑर्बिट प्रेजेंट होता है, जो भी सेल प्रेजेंट होता है, उसे हम आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, मैं क्या बोला, किसी भी एटम के सबसे बाहर में जो भी सेल या ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं उसे हम आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। इसको मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, आउटर मोस्ट सेल। और इसी आउटर मोस्ट सेल को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज वैलेंस सेल। अब मैं आपको पूछूं कि वैलेंस सेल क्या होता है, तो आप सिंपल बता देना कि किसी भी एटम के सबसे बाहर में जो भी सेल प्रेजेंट होता है उसे हम बैलेंस सेल कहते हैं। और इस बैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। जैसे इस बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। बहुत बच्चों कंफ्यूज होते हैं, अंदर भी गिनना शुरू कर देते हैं। मैंने बोला है कि बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है, बैलेंस सेल कौन है मेरे दोस्त, ये वाली है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पास एक पॉइंट बना के लिख सकता हूँ कि कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। अगर शॉर्ट में लिखता हूँ, अभी थोड़ा आदत नहीं हुई है इसलिए मैं पूरी तरह से बड़ा लिख रहा हूँ बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6। ओके, आगे चलते हैं एक और की ओर। जैसे मैं मूव करता हूं, सोडियम का मैं बनाना पसंद करूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। रूल के अकॉर्डिंग फिल करना शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पास क्या था, न्यूक्लियस, यहाँ पास पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके बाद दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 8 भर सकते हैं। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, क्योंकि 11 भरने हैं, इसमें आपने 2 भरा, इसमें आपने 8 भरा, 8 + 2 10 हो चुके हैं। एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे। तो अगर आप मैं पूछ लूं कि बताओ मेरे दोस्त आउटर मोस्ट सेल कौन है, तो आप बताएंगे कि ये मेरा आउटर मोस्ट सेल है। और इसी आउटर मोस्ट सेल को हम लोग क्या बोल के रखे हैं, इसे हम बैलेंस सेल बोल के रखे हैं। और इसी बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बताओ यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहा है कितना बेटा, 1 दिखाई दे रहे हैं। भाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वाली हो गई, तो इसमें बता दो कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 1। इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है। आप इसे कॉपी करो, फिर आपको लिखवाता हूं, क्योंकि 11वीं वाले बच्चों की आदत रहती है भूल जाते हैं, जब तक ना लिखवाओ समझ में नहीं आता है। हाँ तो बताओ, देखो क्या करने वाले थे, बैलेंस सेल का डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिख देते हैं, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी वाला, आउटर मोस्ट सेल को बैलेंस सेल कहते हैं। बैलेंस सेल कहते हैं। मुझे लगा कि वीडियो बंद हो गई क्या। दूसरा यहां पर लिख लेते हैं बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लिखना, बैलेंस सेल में प्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाँ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बहुत बच्चों को बोलते हैं कि सेम होता है, नहीं बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है, वैलेंसी अलग है। वैलेंसी भी निकालने आपको सिखाऊंगा, बट
पहले हम इन दो बातों को क्लियर कर लेते हैं कि बैलेंस सेल होता क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। अब ध्यान से देख लो, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि अगर आपके कंपटीशन में कुछ ऐसा क्वेश्चंस आ जाए, या कंपटीशन में नहीं, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, बट दूसरे स्कूल के बच्चे हैं वो ट्रिक आप अपने कॉपी के अंदर मत लिखिएगा। रीजन बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप बाई चांसेस लिख दिए तो लिख देने से शायद उस टीचर को पता भी ना हो ट्रिक्स। हाँ, आंसर तो आपके वही आने वाले हैं, चाहे आप पूरा कैलकुलेशन बेस पे निकालें या फिर आप ट्रिक्स से निकालें, दोनों ट्रिक। बट अपने स्कूल के बच्चे कर सकते हैं बेटा, आपके लिए ये पूरी तरह स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं इजी मैथ में। तो हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया तो होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके जनरली 3 तरीके हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो भी एमएससी वाले स्टूडेंट भी इसे ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिक्स बहुत यूजफुल है। बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे करते हैं, शायद इसको मैं कहीं ना कहीं बताया भी रहूंगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर S and D ब्लॉक एलिमेंट। मैं सबको म्यूट करता हूँ, रीजन था। हाँ, तो चलें हम लोग पढ़ते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन एस एंड डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो इसका सिंपल से मेथड है, अगर जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट, जैसे बताया था ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट है, तो एस मतलब का ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका अगर आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो सिंपल सा ट्रिक्स ये कहता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। मतलब क्या हुआ बेटा कि जो उनका ग्रुप नंबर होगा वही उनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा। जैसे चेक करके देख लेते हैं, अगर इसीलिए मैं आपको बताया था कि आप ग्रुप वाइज उस एलिमेंट को याद करने की कोशिश करो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के अंदर में, इसलिए मैंने आपको ऐसे ऐसे करके सिखाया था ग्रुप वाइज। रीजन क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत यूज होने वाले हैं। अगर आप ऐसे याद किए हैं तो उसे भूल जाओ और फिर से याद करो कुछ इस तरह से, खड़ा मतलब कि ग्रुप वाइज याद करना, ठीक है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के लिए क्या होता है बेटा, जो उसका ग्रुप नंबर होता है वही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। चेक करके देखते हैं कि मैंने जो फॉर्मूला बनाया है वो सही है कि नहीं। तो देखो, जैसे एग्जांपल हम करते हैं पोटेशियम के लिए, ठीक है। पोटेशियम है बेटा ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। तो हमारा रूल ये कहता है कि अगर मैं इसका बैलेंस, क्योंकि एस ब्लॉक का है तो फॉर्मूला यही फॉलो होने वाला है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर। बताओ इसकी ग्रुप कितना दिखाई दे रहा है, 1, तो मैं बोल सकता हूं कि इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 आ चुका है। तो यही आपको एक ट्रिक्स के अंदर पता चल चुका है। अब हम ये चेक करके देखते हैं कि क्या पोटेशियम का रियली में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है। करके देखता हूं मैं एक बार, जैसे आपको मैं बताया हूं। अच्छा, एक और तरीका था, मैं आपको सिखाया नहीं हूं, उसको भी सिखा देंगे। पहले हम जो सीख चुके हैं उससे हम सॉल्व करते हैं। जैसे पोटेशियम का यहाँ पर है 19 को कैसे फिल करेंगे बेटा, कुछ इस तरह से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कितने हो गए, 8 2 10 हो चुका है। उसके बाद इधर कितने आते हैं, पोटेशियम का 19 तो था, 10 हो चुका है। अब यहाँ पर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। एक कितना हो गया, 8 10 18 1 19। इसको गड़बड़ कर डाले, रुक जाओ, इसको नहीं, इसका थोड़ा दूसरा करते हैं, इसका 1 ही आएगा। हम थोड़ा सा चेक करते हैं दूसरी वाली, इसको नहीं लिखते बेटा, ये थोड़ा सा फंसने वाली बात है। भूल जाओ, सब नहीं भूले ना, भूलना इतना आसान है तो कहाँ किसी को ना भूल जाते। झगली इधर देखो, क्या करना है आपको करना है सोडियम के लिए निकालते। जैसे हम सोडियम के लिए 1 निकाले थे ना, तो सोडियम के लिए निकालते बेटा ग्रुप नंबर कौन सा है, तो मैं यहाँ पास लिखता हूँ इसका ग्रुप नंबर है 1, ठीक है। तो आप यहाँ पास लिखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन
बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। ग्रुप कितना है इसका? ग्रुप नंबर है इसका 1। तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके होंगे? 1। इसको हम चेक करके देखते हैं, मैं बनाया भी था, इसका आज कितना आ चुका होगा? 1 ही आ चुका है। एक बार और चेक करते हैं मैग्नीशियम का, ठीक है। जैसे ये मैग्नीशियम है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 और एक कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो मैग्नीशियम का जो ग्रुप नंबर है वो है 2। इसका मतलब ये कि अगर ये S ब्लॉक का एलिमेंट भी है तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए। अब हमें चेक करके देखते हैं कि 2 आता है कि नहीं। तो पहले मैं फॉर्मूला सॉल्व करता हूं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, बताओ ग्रुप नंबर क्या है बेटा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कितना है? 2। दैट मीन्स मैग्नीशियम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2। चेक करके देखते हैं क्या मैं आपको जो बताया हूं वो सही है कि नहीं। तो चेक करो एक बार, देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बाहर वाले में कितना? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। कितना हो चुका बेटा? 10 हो चुके होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएंगे? आउटर मोस्ट सेल में। इसका मतलब देख लो आप कि बैलेंस सेल तो मेरा ये होने वाला है और इस बैलेंस सेल के अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। दैट मीन्स इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो मैंने जो ट्रिक आपको बता के रखी वो प्योरली सही है, एकदम रेफरेंस ट्रिक है, आप इसे डाउट ना करें। बस इस ट्रिक को आपको समझाना था मुझे, आगे और आपको सिखाने वाला हूं कि ये तो S और D ब्लॉक के लिए हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन बाय चांसेस अगर ये P ब्लॉक के लिए हो तो किस तरह से करेंगे। चलो आगे चलते हैं बेटा, इसको रफ करते हैं और आगे हम लोग लिखते हैं कि P ब्लॉक के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मैं रफ करता हूं, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद P ब्लॉक की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है और कोवेलेंट बॉन्ड में ज़्यादातर नॉन मेटल एटम एग्जिस्ट करते हैं, एटम पार्टिसिपेट करते हैं एक्चुअली में। तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर P ब्लॉक एलिमेंट। P ब्लॉक एलिमेंट, हाँ जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं गलती से या भूल चुके हैं, P ब्लॉक मैंने किसको बोला था बेटा? ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट को एक साथ P ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, ऐसा मैं आपको बता के रखा था। चले देखें इस तरह से कैसे होने वाला है। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। देखो अच्छा GP नहीं समझ रहे होगे ना मेरे बच्चों, ग्रुप लिखो बेटा इसको, ग्रुप नंबर -10 ये आप कर देना। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कार्बन का, हमने पहले 4 निकाल के रखा था, देखते हैं सही होता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब शॉर्ट में लिखना शुरू कर देना, आज का ज़माना शॉर्ट का दीवाना। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर कार्बन एटम, देख बेटा कैसे करेंगे। कार्बन एटम कौन से ग्रुप का है? तो याद रखिएगा या जिनको याद होगा ये ग्रुप नंबर किसका है बेटा? 14 का है। अब 14 होगा तो निकाल लो, यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फॉर्मूला है ग्रुप नंबर -10, यहाँ पर ग्रुप नंबर -10, ग्रुप कितना है? 14। तो निकालो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ग्रुप नंबर कितना है? 14। तो 14 - 10 दैट मीन्स इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ चुका होगा 4। और यही आपने पहले भी चेक किया, आप चेक कर सकते हैं पिछले वाला कॉपी पलट के पीछे साइड जो मैं निकलवाया हूँ। तो ठीक है, ये हमारा जो ट्रिक्स था वो यही कहता है कि अगर आप P ब्लॉक के एलिमेंट का कभी भी ग्रुप नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उनके ग्रुप नंबर को -10 से माइनस कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। एक बार और चेक करते हैं फिर कॉपी करना, रुक जाओ मैं टाइम दूंगा बेटा इसके लिए पहले, लेकिन आप यहां पर देख लो क्योंकि मुझे सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी तो नोट से भी कर सकते हैं, हालांकि टाइम दूंगा इस बार, टेंशन ना लो। देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसका निकालता हूं फ्लोरीन के लिए, ठीक है। अब फ्लोरीन नहीं क्लोरीन के लिए निकाल लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 17, आप अपने से निकाल के देखना सही आएगा, बट मैं करूंगा नहीं।
कर लेते हैं, क्लोरीन का निकालते हैं 17 आता है। ठीक है बेटा, 17 कैसे निकालेंगे चेक करते हैं। तो पहली बात, इसका ग्रुप नंबर कौन सा है, 17 ग्रुप का है, इसका एटॉमिक नंबर भी 17 होता है, तो दोनों सेम है। तो पहले मैं यहाँ बस लिख लेता हूँ कि क्लोरीन का ग्रुप नंबर मतलब जीपी नंबर इज इक्वल टू कितना है, 17 है। तो अगर मुझे बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करूँगा, VE इज इक्वल टू ग्रुप नंबर -10, यही मैं बता के रखा हूँ फॉर्मूला। तो बताओ इसकी ग्रुप नंबर कितने हैं, 17 माइनस ये हो जाएगा 10, तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू आ चुका होगा 7। अब हम इसको एक फॉर्मूला के द्वारा चेक करके देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं कि क्या मैंने जो बनाया है वो सही है कि नहीं। तो 17 इलेक्ट्रॉन भर के देखो कुछ इस तरह से, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे ऑर्बिट में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो देखो कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आएगा। और इस तरह से मैंने फॉर्मूला या ट्रिक के द्वारा भी मैंने वही फाइंड आउट करवा के रखा है। तो आप बिल्कुल रेफरेंस ट्रिक है बेटा, टेंशन बिल्कुल ना लेना, 100% सही है। मैं इसे फॉलो करता हूँ आज तक, हम तो ऐसे मेथड से कभी निकालते और इसकी नेट भी ठीक है। क्वेश्चन ये था, क्या बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कितने तक हो सकती है, तो याद रखिएगा 12 तक हो सकती है, 12 तक हो सकती है, बट ये होता है F ब्लॉक के अंदर या ये होता है D ब्लॉक के अंदर, लेकिन P ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आगे हम लोग और चलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन के बाद कि अच्छा बेटा देखता हूँ टाइम कितना हो चुका है, क्योंकि इसके बाद 2 एटम किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब सुनो ध्यान से बेटा, हम लोग इस क्लासेस के अंदर में 11 क्लासेस के अंदर में जो भी डिस्कशन करने वाले हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखते हैं, अभी टाइम तो मेरे पास कम है क्योंकि 15 मिनट के बाद शायद क्लास 12 की क्लासेस होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। और कल नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता दिया था, किस तरह से फॉर्म होते हैं और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, मतलब कि क्या क्या विशेषताएं आते हैं। तो ये आपको मैं कल एक्सप्लेन करता हूं, अभी तो पॉसिबल नहीं है बेटा, करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आज थोड़ा सा जल्दी है क्योंकि मुझे 10 मिनट के बाद क्लास लेना पड़ेगा, थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर से लेफ्ट करता हूँ। हाँ, जिसके मन में क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछ सकते हैं 5 मिनट के लिए, जिनको नहीं है वो लेफ्ट हो सकते हैं। हाँ जी जी बोलो। हाँ जी हाँ, बैलेंस का मतलब ये नहीं होता बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब, बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बैलेंस करना नहीं होता है, वो बैलेंस अलग चीज है। पहली बात बता रहा हूँ, ये डाउट की क्लियर करते हैं। पहले तुम गलत क्या कर रही हो, देखो मैंने जो डेफिनेशन लिखा है बेटा, उसके स्पेलिंग अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा होगा, और जो तुम बैलेंस करने वाला बोल रहे हो, संतुलित करने वाला, उसको इस तरह से बोलते हैं। तो इन दोनों में अंतर है। अगर मैं इसको बोलूँ तो हिंदी में इसे संतुलित करना बोलते हैं और इसे हम संयोजी बोलते हैं। तो ये आपका आंसर है, तो इसके इसीलिए ये ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो रिलेट करना चाह रहे हैं वो गलत था। हाँ जी, और मन में क्वेश्चन? हाँ जी, पंकज जी आप बता दो, आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो जाए तो। नहीं सर, नहीं है। हाँ थैंक यू, चलो ठीक है। अभी क्लास 12 लेना है, पता नहीं मैं उसका शेड्यूल तक नहीं बनाया हूँ अभी तक, पर लेना है। पता नहीं मैसेज तो किए होंगे बच्चे लोग। क्लास 12 में कौन सा चैप्टर पढ़ाते हैं? क्लास 12 में ऑर्गेनिक चल रहा है, अल्कोहल चैप्टर। अच्छा, अल्कोहल चल रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक, वैसी रहेगा तो बताइएगा। हाँ 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 ठीक है सर। ओके, थैंक यू, आप आए अच्छा लगा। चलिए ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके।